नमस्कार, हैराल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पहले वाली क्लास में पढ़ाता है फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जो फ्राइड ने 3 प्रकार से बताया कि व्यक्तित्व संरचना, व्यक्तित्व गत्यात्मक संरचना, मनोलैंगिक विकास, उसमें से हमने एक जो पार्ट था वो पढ़ लिया था। उसके बाद में एक जो पार्ट था स्थलाकृति संरचना, वो हमने पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे गत्यात्मक संरचना क्या होती है। गत्यात्मक संरचना, गत्यात्मक संरचना, गत्यात्मक संरचना यानी व्यक्तित्व के 3 अंग, व्यक्तित्व के अंग, जिसमें 3 अंग होते हैं व्यक्तित्व के। जो इन्होंने गत्यात्मक संरचना दी थी उसमें 3 अंग होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। पहला था इड, जिसे इदम भी कहा जाता है। सेकंड ईगो, अहम, और तीसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो जिसे पराअहम कहा जाता है। यानी ये व्यक्तित्व के 3 अंग होते हैं। पहले हमने पढ़ा था स्थलाकृति। स्थलाकृति में व्यक्तित्व के जो बताए थे तो उसमें उन्होंने मन का विश्लेषण किया था। तो मन का जो 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि गत्यात्मक संरचना जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो गत्यात्मक संरचना में व्यक्तित्व के 3 अंग बताए हैं, जिसमें 3 अंग में उन्होंने पहला बताया इड यानी इदम, सेकंड है ईगो यानी अहम, और थर्ड है सुपर ईगो यानी पराअहम। तो अब देखिए, पहला पढ़ेंगे इड। पहला देखिए कि इड क्या होता है। जो इड होता है यह अपने अचेतन मन से जुड़ा होता है। यह अचेतन मन से जुड़ा रहता है। यानी जो इड है वह अचेतन मन से जुड़ा रहता है। कि जो अपना अचेतन मन है, जो अचेतन मन के द्वारा, क्योंकि फ्राइड ने जिस मन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है वो अचेतन मन है। इस अचेतन मन से इड का संबंध रहता है। वह इड अचेतन मन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आगे है इच्छाओं का भंडार गृह। यानी जो भी इच्छाएं होती है मनुष्य की, वह इड में, यानी इड में इच्छाओं का भंडार गृह होता है। क्योंकि जब यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ रहता है, अचेतन मन में अपने इच्छाओं का भंडार रहता है। यानी जो भी इच्छाएं होती है वह अपने अचेतन मन में पहुंच जाती है। उस अचेतन मन के द्वारा यह अचेतन मन जो होता है ये इड से जुड़ा हुआ रहता है। यानी जो इड से जुड़ा हुआ अचेतन मन रहता है, तो उसी प्रकार इच्छाओं का भंडार गृह भी इड होता है। यानी जो भी मनुष्य की इच्छाएं होती है वो इड के द्वारा उसमें अचेतन मन में पहुंच जाती है। इसीलिए इड को इच्छाओं का भंडार गृह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों में प्रधानता। यानी इड के बच्चों में प्रधानता अधिक होती है। यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें जो भी होती है, क्योंकि छोटे बच्चों की इच्छाएं बहुत सारी होती है कि कभी भी ये इच्छा, ये लाना है या वो करना है, ये वहां जाना है या वो करना है। यानी इच्छाओं का उनका भंडार गृह। तो इसमें बच्चों में जो इसमें इड का बच्चों में सबसे अधिक प्रधानता होती है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें इच्छाओं का भंडार बहुत सारा होता है। वह कहीं पे भी जाना, खाना, ये करना, इसीलिए इसमें बच्चों की प्रधानता महत्वपूर्ण मानी गई है। यानी जो इड होता है उसमें बच्चों के, छोटे बच्चों की प्रधानता ज्यादा मानी जाती है। ये जन्मजात और आनुवांशिक होते हैं। यानी इड क्या होता है, जन्मजात
या आनुवांशिक होता है। यानी जो ये अंग है, जो इड यानी इदम जो अंग है, ये व्यक्ति में जन्मजात होते हैं या आनुवांशिक पाए जाते हैं। ये व्यक्ति में जन्म से होते हैं या आनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, हर उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। इसीलिए इदम जन्मजात और आनुवांशिक होते हैं। ठीक है, यानी एक जो ये है अचेतन मन से जुड़ा रहता है, क्योंकि अचेतन मन में अपनी जो भी कल्पनाएं होती है, जो भी इच्छाएं होती है, वह अपने कुछ समय के लिए दब जाती है और दब जाने के बाद में वह अचेतन मन में पहुंच जाती है। जब भी जागृत होती है तो अचेतन मन से बाहर निकलती है। ठीक है, इसीलिए इसे इससे जुड़ा रहता है। इसी कारण इसे इच्छाओं का भंडार गृह भी कहा जाता है और बच्चों में इसकी प्रधानता बहुत अधिक होती है। और ईड जन्मजात और आनुवांशिक होते हैं। ये मनुष्य में जन्म से ही होते हैं और आनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड है ईगो यानी अहम। यानी ईगो व्यक्ति का ईगो यानी अहम पे जो आधारित है। अहम यानी यह अर्ध चेतन से जुड़ा हुआ रहता है। अर्ध चेतन, जो अर्ध चेतन मन होता है वह उससे जुड़ा रहता है ईगो। इसमें अर्ध चेतन में चेतन मन और प्लस अचेतन मन, यानी कुछ समय के लिए जागृत भी हो जाता है और अचेतन मन में भी पहुंच जाता है। इसलिए अर्ध चेतन दोनों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए अर्ध चेतन मन होता है। इसीलिए ईगो अर्ध चेतन मन से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ईड अचेतन मन से जुड़ा रहता है और ईगो अर्ध चेतन मन से जुड़ा हुआ रहता है। और ये व्यक्ति इसे अर्जित करता है, अर्जित होता है। यानी ईगो यानी अहम जन्मजात नहीं होता है, इसे अर्जित किया जाता है। ईगो जो होता है उसे अर्जित यानी पाया जाता है, कुछ करके बताया जाता है, ये जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, यानी जो ईड था वो जन्मजात होता था, लेकिन ईगो अर्जित यानी पाया जाता है। ठीक है, यह व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र है। यह व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र है। यानी जो ईगो है अहम, यह व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र होता है। जो भी कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने ईगो पहले लेके चलता है, यानी सबसे मित्रता यानी घनिष्ठ मित्र की तरह होता है। यह ईगो कभी भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसे व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र भी कहा गया है। कि जो घनिष्ठ मित्र होता है वो कौन होता है? ईगो होता है। ये फ्रायड ने कहा है। ठीक है, आगे है कि व्यक्ति को बचाने का कार्य भी करता है। यह व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी जो ईगो होता है यह व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब जो ईगो होता है वह व्यक्ति को यानी बचाने का कार्य, जो व्यक्ति में ईगो पाया जाता है उसके कारण व्यक्ति अपना बचाव कर लेता है। उसमें वह बच सकता है कुछ भी बहाना लगाकर या कुछ भी ऐसी बातें करके, यानी अपने ईगो के अनुसार वह व्यक्ति को बचाने का कार्य भी करता है। ठीक है, ये तो था सेकंड अहम। अब देखिए तीसरा। तीसरा है सुपर ईगो। यानी परा अहम। सुपर ईगो यानी परा अहम चेतन मन से जुड़ा हुआ रहता है। चेतन मन से, यानी जो सुपर ईगो है वह चेतन मन से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो सुपर ईगो जो जिसमें होता है वो चेतन मन से, यानी जागृत अवस्था में व्यक्ति होता है उसमें सुपर ईगो जुड़ा हुआ रहता है। इसमें नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है।
नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, यानी जो सुपर ईगो है उसमें नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे संस्कार, आदर्शों पे चलना वगैरह। जो नैतिक मूल्य होते हैं व्यक्ति के, उसमें यह सुपर ईगो पाया जाता है। यानी सुपर ईगो किसमें होगा? जो नैतिक मूल्यों की उसमें अभिव्यक्ति अधिक होगी। जिस व्यक्ति में सुपर ईगो होगा उसमें नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति सबसे अधिक पाई जाती है। जो संस्कार, आदर्श वगैरह जो मूल्य होते हैं व्यक्ति के, इसमें सुपर ईगो में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे है कि चेतन मन से बार बार अग्रसित करता है। अर्ध चेतन मन बार बार अग्रसित करता है। यानी जो अर्ध चेतन मन होता है इसे बार बार अपनी ओर खींचता है, यानी अग्रसित करता है, अपनी ओर खींचता है और उसे यह रोकता भी है। और क्या करता है? ठीक है, यानी जो अर्ध चेतन मन होता है, यानी इस नैतिक मूल्यों के जो ये सुपर ईगो होता है व्यक्ति में, उससे बार बार रोकने का प्रयास भी करता है। यानी जैसे होता है, जैसे अर्ध चेतन मन यानी चेतन मन और अचेतन मन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है और जागते जागते सपने दिखता है, यानी अर्ध चेतन मन में उसकी इच्छाएं होती है तो अचेतन मन में पहुंच जाती है। उसी प्रकार है कि जो अर्ध चेतन मन होता है वो बार बार सुपर ईगो को अपनी ओर खींचता है, उसे रोकता है हर कार्य करने को। इसीलिए अर्ध चेतन मन बार बार उसे अग्रसित करता है और रोकता है। सुपर ईगो भी अर्जित होता है, यानी सुपर ईगो भी अर्जित होता है, यानी पाया जाता है। यह सुपर ईगो जन्मजात नहीं होता है, यह भी अर्जित होता है, इसे भी पाया जाता है। जितनी भी गंदगी होती है उसे रोकने का प्रयास भी सुपर ईगो करता है। यानी जो भी मन में जितनी भी गंदगी होगी, यानी जैसे भ्रष्टाचार या किसी के बदला, ईर्ष्या की भावना वगैरह जो भी होती है, जितने भी मन में, व्यक्तित्व के मन में जो भी गंदगी होती है, इसे सुपर ईगो रोकता है। जिसके मन में सुपर ईगो, यानी व्यक्ति के 3 अंगों में जिसमें सुपर ईगो पाया जाता है, वह जितनी भी गंदगी वगैरह होगी तो उसे वह मन कार्य करने के लिए जो गंदगी होती है उसे रोकता है कि ये कार्य ना करें, अच्छा कार्य करें। ठीक है, उसीलिए जो भी गंदगी होती है उसके लिए कौन? सुपर ईगो रोकता है। और आगे है कि जो सुपर ईगो होता है वो नैतिक आदर्शों पे चलने का प्रावधान देता है। यानी जो नैतिक आदर्श वगैरह होते हैं, संस्कार होते हैं, संस्कृति के अनुसार या किसी का सम्मान करना, अच्छा व्यवहार करना, ये सुपर ईगो के तहत ही होता है। अगर किसी व्यक्ति में सुपर ईगो पाया जाता है तो वह नैतिक आदर्शों पे चलता है, उसमें नैतिक आदर्श, नैतिक मूल्य, उनका विकास बहुत अधिक होता है। ठीक है, और जो भी गंदगी वगैरह अगर आती है, किसी भी व्यक्ति के सामने आती है, तो सुपर ईगो उसे रोकने का प्रयास करता है और उसे रोकता है। हर संभव होता है तो सुपर ईगो उसे रोकता है। अगर व्यक्ति पर ईगो चढ़ जाता है, यानी अहम आ जाता है, वह व्यक्ति उसको रोक नहीं पाता है और नैतिक मूल्यों का भी ह्रास होने लगता है। उसी प्रकार है कि व्यक्ति में सुपर ईगो का होना व्यक्तित्व के नैतिक आदर्शों पे चलने के बराबर है कि जो भी नैतिक आदर्श मूल्य होते हैं वो सुपर ईगो के तहत ही कार्य करता है। क्लियर? आगे अब आगे देखिए, ये व्यक्ति के 3 अंग थे। 3 अंग थे। अब पढ़ेंगे कि जो सिगमंड फ्रायड है उनकी 3 प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। जो ये फ्रायड है इनकी पुस्तकें देखें कौन कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है। तो इन्होंने सबसे पहले एक है इनकी पुस्तक स्वप्न विश्लेषण।
स्वप्न विश्लेषण। इनकी पुस्तक थी स्वप्न विश्लेषण, यानी सपने का विश्लेषण करना, यानी जो भी ड्रीम्स वगैरह होते हैं उसे विश्लेषण यानी उनका विश्लेषण करना, इसीलिए इन्होंने ये पुस्तक दी थी स्वप्न विश्लेषण। दूसरी है इट एंड ईगो। इट एंड ईगो, इनकी दूसरी पुस्तक थी इट एंड ईगो, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और तीसरी थी अचेतन मन। अचेतन मन, इसलिए सिगमंड फ्राइड की जो 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, सबसे पहले स्वप्न विश्लेषण, यानी उसमें ड्रीम्स वगैरह जो भी विश्लेषण, जो सपने देखे जाते हैं उनका विश्लेषण, इड और ईगो के बारे में। और तीसरी पुस्तक थी अचेतन मन, क्योंकि फ्राइड ने ये याद रखना कि फ्राइड ने सबसे ज्यादा अचेतन मन को महत्वपूर्ण बताया है। व्यक्ति में 90% अचेतन मन होता है, बाकी 10% चेतन मन होता है, इसीलिए अचेतन मन पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि व्यक्ति का जो अचेतन मन है उस पे इसको आधार माना है। ठीक है, अब जो ये अचेतन मन है, अचेतन मन, इस अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए उन्होंने 3 विधियों का प्रयोग किया है। 3 विधियां बताई है जो अचेतन मन है कि किस तरह होता है, तो इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने इसकी 3 विधियां बताई है। सबसे पहले है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि यानी जो प्रक्षेपण विधि है वो अप्रत्यक्ष तरीके से अचेतन मन पर अध्ययन करने वाली विधि है। यानी अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से किसी अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, वो ही प्रक्षेपण विधि कहलाती है। ठीक है, सेकंड है मुक्त साहचर्य विधि। मुक्त साहचर्य विधि, मुक्त साहचर्य विधि देखिए कि इसमें स्वतंत्र होकर, यानी मुक्त साहचर्य विधि में स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र होकर जवाब देने की विधि ही क्या कहलाती है, मुक्त साहचर्य विधि। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से फ्री होकर, यानी फ्री माइंड से होकर व्यक्ति इसमें जवाब दे सकता है, वो ही मुक्त साहचर्य विधि होती है। तीसरी देखिए स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि यानी जो स्वप्न विश्लेषण विधि है, इसमें सपनों का संबंध अचेतन मन से होता है। जो ये विधि है इसका संबंध किससे होता है, स्वप्ने से, यानी सपने से होता है। स्वप्न विश्लेषण नाम से ही प्रभावित है। स्वप्न विश्लेषण यानी जो सपने होते हैं उनका विश्लेषण करना, यानी स्वप्न विश्लेषण विधि यानी जो सपने होते हैं उनका जुड़ाव किससे रहता है, अचेतन मन से रहता है। इसीलिए अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया गया। पहले प्रक्षेपण विधि, मुक्त साहचर्य विधि और तीसरी है स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो स्थलाकृति संरचना है, गत्यात्मक संरचना हो गई। ठीक है, अब तीसरा है मनोलैंगिक विकास। जो उन्होंने तीसरा दिया था मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक विकास में फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है, 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। 5 अवस्थाएं देखिए, सबसे पहली मुखावस्था, मुखावस्था। सेकंड है गुदावस्था। तीसरी है
लिंग प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था। अगली है काम प्रसूति अवस्था, चौथी। काम प्रसूति अवस्था। पांचवी है जनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, पहली है मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रदान अवस्था, काम प्रस्तुति अवस्था। इसे सुप्ता अवस्था भी कहा जाता है, यानी इस अवस्था को सुप्ता अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, काम प्रस्तुति अवस्था को सुप्ता अवस्था भी कहा जाता है। और जनेंद्रिय अवस्था। अब मुखावस्था, यानी इन्होंने फ्रायड ने जो ये 5 अवस्थाएं वर्णन की है, तो पहली मुखावस्था, मुखावस्था को इन्होंने जन्म से 1 वर्ष बताया है, यानी मुखावस्था को इन्होंने जन्म से 1 वर्ष बताया है। ठीक है, गुदा अवस्था को 1 से 3 वर्ष बताया है, 1 से 3 वर्ष बताया है। लिंग प्रधान अवस्था 3 से 6 वर्ष। काम प्रसूति यानी सुप्ता अवस्था को इन्होंने 6 से 12 वर्ष बताया है। और लास्ट है जनेंद्रिय अवस्था, 12 से 15 वर्ष बताया है। ठीक है, यानी इन्होंने जो ये अवस्थाएं बताई है, इसके बाद इन्होंने मुखावस्था यानी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था को मुखावस्था बताया है। सेकंड है गुदावस्था 1 से 3 वर्ष, और लिंग प्रधान अवस्था यानी 3 से 6 वर्ष, और काम प्रसूति यानी सुप्ता अवस्था जिसे कहते हैं 6 से 12 वर्ष, और जनेंद्रिय अवस्था 12 से 15, यानी 12 के बाद से ही कौन सी जनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, क्लियर। आप पढ़ेंगे मुखावस्था। मुखावस्था क्या है? मुखावस्था इन्होंने बताई है कि जन्म से 1 वर्ष, यानी बच्चे जब जन्म लेता है तो जन्म से 1 वर्ष, यह मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था है जो जन्म से 1 वर्ष होती है। यानी मनोलैंगिक विकास जो इन्होंने दिया है फ्रायड ने, उसकी पहली अवस्था कौन सी है? मुखावस्था है। इस अवस्था को कामुकता क्षेत्र, यानी जो ये अवस्था है इसका कामुकता क्षेत्र कौन सा होता है? मुंह होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो मुंह के द्वारा जो भी क्रियाएं करता है वह फ्रायड ने कामुकता क्षेत्र बताया है। और जो ये कामुकता क्षेत्र होता है जिससे सुख की प्राप्ति होती है, उसमें इसको लिबिडो कहा है फ्रायड ने। यानी जो भी व्यक्ति को इससे कामुक क्षेत्र से जो भी सुख प्राप्त मिलता है, यानी सुख का अनुभव होता है, उसे लिबिडो नाम दिया है। इसीलिए इस अवस्था में यानी मुखा अवस्था में लिबिडो का भी अध्ययन किया गया है, यानी बताया गया है। इसीलिए इसका कामुकता क्षेत्र कौन सा? मुख होता है। और मुख के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, यानी बच्चा जिसके द्वारा मुख के द्वारा जो भी क्रियाएं करता है, कि जैसे चूसना, निगलना या जबड़े के द्वारा उसको मतलब वहां पे जकड़ना, वो सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है? मुखा अवस्था के अंतर्गत आती है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो वह मुख के द्वारा जो भी क्रियाएं करता है, और मुख के द्वारा जो भी क्रियाएं करने के बाद में जो सुख की प्राप्ति होती है, उसी में इन्होंने जो फ्रायड है उन्होंने कामुकता क्षेत्र बताया, किसको? मुंह को बताया। और उसी क्षेत्र को जो सुख की प्राप्ति होती है उसे लिबिडो का नाम दिया है। जो शब्द है लिबिडो, यानी जो सुख का अनुभव प्राप्त करता है बच्चा, उसे ही लिबिडो का नाम दिया गया है। ठीक है, ये तो थी मुखा अवस्था। सेकंड देखिए, सेकंड है गुदा अवस्था।
गुदावस्था 1 से 3 वर्ष बताई गई है कि बच्चा जब 1 वर्ष का होता है और 3 वर्ष तक बच्चा जब रहता है तो उससे कौन से फ्राइड ने कौन सी अवस्था यानी गुदा अवस्था बताई गई है कि बच्चा गुदा अवस्था में होता है। गुदा अवस्था ये मनोलैंगिक जो विकास है उसकी दूसरी अवस्था है गुदा अवस्था। अब जो गुदा अवस्था होता है इसका जो पहले मुखा अवस्था से मुंह का स्थान छोड़कर इसमें गुदा पे जो भी क्रिया होती है वो गुदा के द्वारा होती है। जैसे जो भी सुख की प्राप्ति होती है वो गुदा के द्वारा उसको बच्चे को प्राप्त होता है। इसमें जो भी क्रियाएं होती है यानी बालक को जब मल मूत्र त्यागने से संबंधित जो भी क्रियाएं यानी जो भी सुख मिलता है वह गुदा अवस्था के अंतर्गत मानी गई है। यानी फ्रायड ने इस अवस्था को अधिक और जो कम उत्तेजना वाले इसमें जो व्यवस्था होती है उसे गुदा अवस्था की तरह ही माना है यानी बताया गया है कि जो भी गुदा अवस्था है। ठीक है, अगली है तीसरा लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था ये होती है 3 से 6 वर्ष यानी बच्चा जब 3 वर्ष का होता है और 6 वर्ष तक का बच्चा होता है तो वह कौन सी अवस्था होती है लिंग प्रधान अवस्था होती है। यह मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था मानी गई है। इसमें जो कामुकता क्षेत्र है वो गुदा से हटकर जो गुदा होती है उससे हटकर यौन अंगों पर स्थापित हो जाती है। किस पे? यौन अंगों पर। यौन अंगों पर जो भी यौन अंग है उस पे स्थापित हो जाती है। याद रखना पहली अवस्था किससे? मुख के, फिर मुख को छोड़कर गुदा पे और गुदा को छोड़कर फिर यौन अंगों पर स्थापित हो जाती है। तीसरी अवस्था कौन सी? लिंग प्रधान अवस्था। इसमें जो भी जो यौन अंग है उसके वह यानी जो बच्चा है उसको वह पहचानने लग जाता है, स्थापित जो भी सोचने समझने लग जाता है। ठीक है, वो होती है लिंग प्रधान अवस्था। यानी इस अवस्था में फ्रायड का मानना है कि इस अवस्था में लड़कों में मात्र मनोग्रंथि होती है। लड़कों में मात्र मनोग्रंथि और लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि। यानी फ्रायड का मानना है कि जो लिंग प्रधान अवस्था होती है उसमें लड़कों में मातृ मनोग्रंथि और लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि जो होती है वह स्थापित यानी विकसित हो जाती है। क्योंकि जो लड़कों में मनोग्रंथि होती है यानी मनोग्रंथि मात्र यानी जो लड़के होते हैं सबसे ज्यादा अपनी माँ के प्रिय होते हैं, माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, अटैचमेंट माँ से ज्यादा होता है। और लड़कियों का पिता के द्वारा अटैचमेंट ज्यादा होता है, पिता से ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए फ्रायड ने बताया कि लड़कों में मातृ मनोग्रंथि का विकास होता है और लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अवस्था है चौथी सुप्तावस्था। सुप्तावस्था यानी जो सुप्तावस्था है 6 से 12 तक 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। जो सुप्तावस्था है 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि यौन उससे छोड़कर जो सुप्ता अवस्था होती है यह मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था कही गई है। ठीक है, इसीलिए इसे सुप्ता अवस्था बताई गई है। इसमें बच्चों में कोई भी नया कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता है। यानी इस अवस्था में कोई भी कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता है। जो बच्चा 6 से 12 वर्ष तक का होता है इसमें कोई भी कामुकता क्षेत्र
नहीं होता है, और जो लैंगिक इच्छाएं होती है वो भी सुप्त हो जाती है। यानी जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का होता है तो इसमें कामुकता क्षेत्र कुछ भी नहीं पाया जाता, और इसमें लैंगिक जो भी इच्छाएं होती है वह भी सुप्त हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें जो भी, तो इसीलिए इस अवस्था में लिबिडो नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जब अवस्थाएं सुप्त हो जाती है मतलब जो भी इच्छाएं होती है वो दब जाती है, सुप्त हो जाती है, इसीलिए इसमें लिबिडो नहीं पाया जाता है। लिबिडो कहाँ पाया जाता है? जो कामुकता क्षेत्र यानी सुख का अनुभव प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है, वहां पे लिबिडो पाया जाता है, इसीलिए इसमें सुप्त होता है, इसीलिए इस अवस्था में लिबिडो नहीं होता है। ठीक है, अगली देखिए, अगली है 5वीं अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था। जनेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद, यानी जो 12 वर्ष के बाद की अवस्था कौन सी कहलाती है? जनेंद्रिय अवस्था कहलाती है। कि जो जनेंद्रिय अवस्था है यह मनोलैंगिक विकास की 5वीं अवस्था है, उसे जनेंद्रिय अवस्था कहते हैं। अब ये जनेंद्रिय अवस्था कब? यानी 12 वर्ष के बाद में, 12 वर्ष के बाद में किशोरा अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यानी बाल्य अवस्था खत्म होने के बाद में जब बच्चा 12 वर्ष के बाद में जाता है तो उसमें किशोरा अवस्था में वह पहुंच जाता है। तो किशोरा अवस्था का विकास हो जाता है 12 वर्ष के बाद में, ठीक है, प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में किशोरा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था दोनों ही सम्मिलित होती है, यानी जो जनेंद्रिय अवस्था होती है तो इसमें जो किशोरा अवस्था है और प्रौढ़ा अवस्था है दोनों ही इसमें सम्मिलित हो जाती है। इस अवस्था के आरंभ होते ही क्या होता है कि किशोर और किशोरियों में जो अनेक तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी जो ये अवस्था जब आती है बच्चे में तो जो किशोर और किशोरियां हैं उनमें शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, जो भी शरीर के द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनमें शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए अब फ्रायड का देख लीजिए, फ्रायड ने मनोलैंगिक अवस्थाएं 5 अवस्थाएं बताई थी। मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक प्रधान अवस्था, सुप्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।